नमस्कार दोस्तों, पार्थ जीएस क्लासेस में आपका फिर से अभिनंदन है ना। हम पिछले क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री में बात कर रहे थे। आज लेक्चर 3 मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लेक्चर 4 होगा। आज लेक्चर 3 तक हम बात कर चुके थे। हम बात कर चुके थे बंगाल के बारे में, है ना, कि बंगाल का गवर्नर, बंगाल का नवाब बनाया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया मुर्शिद कुली खान को, है ना। और यही मुर्शिद कुली खान बंगाल की राजधानी जहां ढाका हुआ करता था, ढाका को शिफ्ट कर दिया और इसने मुर्शिदाबाद रख दिया था। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब बना, है ना। इसके बाद अलग अलग लोगों ने बंगाल का नवाब बना। मैंने अलवर्दी खान तक बात कर चुके थे आई थिंक, कि बंगाल का नवाब बना था अलवर्दी खान। और अलवर्दी खान बंगाल का नवाब जब बना था तो इसका एक सेनापति था, है ना, जिसका नाम था मीर जाफर, है ना, मीर जाफर। और अलवर्दी खान तक भी बात हो चुका था आई थिंक, है ना। अब आज बात करते हैं सिराजुद्दौला के बारे में, है ना। लिखिएगा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ये बनेगा 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक। अलवर्दी खान का ही नाती था सिराजुद्दौला। और ये हालांकि सिराजुद्दौला को साफ साफ बता दिया गया था अलवर्दी खान ने कि कभी भी, अलवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को बताया था कि कभी भी अंग्रेजों को यहाँ किला बंदी करने मत देना। लेकिन सिराजुद्दौला के ही शासनकाल में कलकत्ता में किलेबंदी किया जा रहा था। एक तरफ फ्रांसीसी चंदनगर में किलेबंदी कर रहा था, तो वहीं अंग्रेज लोग फोर्ट विलियम पर किलेबंदी कर रहा था। और जैसी ये बात सिराजुद्दौला को पता चला तो सिराजुद्दौला ने घोषणा कर दिया, है ना, कि दोनों मिलकर अपना अपना किलाबंदी करना रोक दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फ्रांसीसी तो मान गया, फ्रांसीसी ने चंद्रनगर में किलेबंदी को रोक दिया, लेकिन नहीं माना अंग्रेज, और अंग्रेज नहीं माना। और इसी पर एक घटना घट गया, है ना। सिराजुद्दौला ने एक घटना घटाया 20 जून 1756। घटना का नाम है काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना। 20 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला की तरफ से काल कोठरी की घटना करवाया गया, जिसमें से 146 अंग्रेज को एक बंद कमरे में, 10 बाई 15 का कमरा था, एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया। जब 24 घंटे के बाद इस कमरे को खोला गया, है ना, तो पता चला कि 123 अंग्रेज मारे गए, और वहीं पर 23 अंग्रेज जिंदा बचे 23 अंग्रेज। और इसी जिंदा बचने वाले में एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज था, जिसका नाम था विलियम हॉलवेल, है ना। इसी 23 लोगों में से एक व्यक्ति का नाम था विलियम हॉलवेल। और इसी विलियम हॉलवेल ने एक पुस्तक लिखा था वंडर्स द अलाइव। और वंडर्स द अलाइव में यह चर्चा किया था कि सिराजुद्दौला के द्वारा काल कोठरी की घटना करवाया गया था, है ना। हालांकि सिराजुद्दौला ने इस घटना से इनकार कर दिया था कि काल को ऐसा कोई घटना हमने नहीं करवाया है। तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है द वंडर्स अलाइव। और इसी द वंडर्स अलाइव में काल कोठरी की घटना का चर्चा किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए काल कोठरी की घटना के आंखों देखी किसने सुनाया था? तो आंखें देखी सुनाया था विलियम हॉलवेल ने, क्योंकि यही काल कोठरी में ये भी कैद था, है ना। तो आई थिंक इतना समझ में आ चुका होगा कि 20 जून 1756 ईस्वी में काल कोठरी की घटना करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? सिराजुद्दौला की तरफ से। क्यों करवाया गया? क्योंकि फ्रांसीसी सर चंदनगर में किलाबंदी कर रहा था और अंग्रेज विलियम फोर्ट पर किलाबंदी कर रहा था, और इसी को रोकने के लिए किलाबंदी करवाया गया। हालांकि ऐसे दर्दनाक घटना सिराजुद्दौला ने मना किया था कि ऐसा हमने कोई घटना करवाया ही नहीं था, है ना। तो इसको नोट कीजिएगा। अब बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध के बारे में, ठीक है। हेडिंग डालिए 1757 प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, एक तरफ था सिराजुद्दौला
वहीं दूसरे तरफ था अंग्रेज की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव था, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे मीर जाफर, राय दुर्लभ, मीर मदान, मोहन लाल। ये सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने रणनीति चलाया था। जैसी प्लासी का युद्ध शुरू की हुआ तो मीर जाफर और राय दुर्लभ तो खैर सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ये युद्ध शुरू हुआ ये दोनों के दोनों जाकर मिल गए रॉबर्ट क्लाइव से। हालांकि और जैसी रॉबर्ट क्लाइव से मिला तो प्लासी का युद्ध 1.5 घंटा में ही समाप्त हो गया। बताया जाता है इतिहास का सबसे छोटा युद्ध है ये, है ना, कि प्लासी का युद्ध 1.5 घंटा में ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अपने ही लोग ने इनको धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला ने। मैंने पहले ही बताया था, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि अलीवर्दी खान का ही सेनापति हुआ करता था मीर जाफर, और मीर जाफर सपना देख चुका था बंगाल के नवाब बनने के लिए, है ना, और इसलिए क्योंकि अलीवर्दी खान का कोई पुत्र था नहीं तो अपना नाती को बना दिया। इस कारण से नवाब बनने के चक्कर में इसने रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया था, और रॉबर्ट क्लाइव से जैसे ही हाथ मिलाया तो इसको बंगाल का, हालांकि इसको गवर्नर बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया गया, और मीर राय दुर्लभ को सेनापति बना दिया गया था उसका, है ना। और 1.5 घंटा में युद्ध समाप्त हुआ और सिराजुद्दौला युद्ध भूमि पर ही मारा गया। हालांकि भागने में कामयाब हो गया था सिराजुद्दौला, लेकिन मारा गया था, ये भी प्लासी का युद्ध में ही मारा गया था। तो आपको समझ में आ चुका होगा प्लासी का युद्ध। और बंगाल के गवर्नर नियुक्त कर दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को। तो पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर का नाम बताइए, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी है रॉबर्ट क्लाइव ही है ना, क्योंकि इसी ने बेदरा का युद्ध लड़ा था 1757 में, प्लासी का युद्ध लड़ा। चलिए यहां तक समझ में आ गया, सिराजुद्दौला भी मर गया। चलिए मिटा देते हैं। चलिए अगला बंगाल का नवाब लिखिएगा, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब बना मीर जाफर, है ना। यह बना था 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक। हालांकि मीर जाफर अंग्रेजों का ही खिदमतदार हुआ करता था, अंग्रेज के लिए ही काम किया करता था मीर जाफर, है ना। लेकिन इसका एक दामाद हुआ था, इसका एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, है ना। तो मीर कासिम अगला नवाब, इसने अगला नवाब बना दिया मीर कासिम को 1760 में। 1760 में बंगाल का नवाब बना मीर कासिम, मीर कासिम। ये बंगाल का नवाब रहेगा 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक। ये अंग्रेजों का खिदमतदार नहीं था, ये अंग्रेजों के लिए काम नहीं किया करता था, है ना। हालांकि इसका ससुर अंग्रेजों के लिए ही काम किया करता था, लेकिन ये अंग्रेज के लिए काम नहीं किया करता था। और इसी नहीं, बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से इसने मुंगेर शिफ्ट कर दिया। तो पूछेगा कि बंगाल की राजधानी मुंगेर किसने शिफ्ट किया, तो इसी ने मुंगेर शिफ्ट कर दिया। लिखना, बंगाल की राजधानी मुंगेर शिफ्ट किया, मुंगेर शिफ्ट किया। तो मैंने पहले ही बताया था कि बंगाल की राजधानी हुआ करता था पहले ढाका, मुर्शिद कुली खान ने इसको मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया मीर कासिम ने। चलिए, और जैसे 1763 में पता चला तो फिर से इसको 1763 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, फिर से दोबारा 2 बार बना है मीर जाफर, है ना। तो पूछेगा मीर जाफर कितने बार बंगाल का नवाब बना है, तो 2 बार बना है। एक बार बना है 1757 से लेकर 1760 तक, 1760 के बाद मीर कासिम बना 1760 से 1763, 1763 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके डन कीजिए ताकि हम मिटाएंगे। हाँ हाँ, मीर कासिम नहीं किया था। चलिए चलिए अब हेडिंग डालिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, 1764 बक्सर का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है।
1764 बक्सर का युद्ध। एक तरफ 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन थे? एक तरफ तो अंग्रेज था, अंग्रेज के तरफ से लड़ रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से लड़ रहा था, हेक्टर मुनरो। और वहीं एक मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ये था मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। दूसरा था सुजाऊ दौला, वो सिराजू दौला था, याद रखना ये सुजाऊ दौला है। सिराजू दौला मर चुका है, अब सुजाऊ दौला है, ये अवध का नवाब था, अवध का नवाब। और एक था मीर कासिम, मीर कासिम, ये तो पता है पूर्व बंगाल का पूर्व नवाब था, है ना, मीर कासिम, है ना। तो इन तीनों की सेना मिलकर भी हेक्टर मुनरो को नहीं हरा पाया। हेक्टर मुनरो ने इन तीनों की सेना को पराजित कर दिया, तीनों की सेना को। और यही अंग्रेजों का निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सर मुगल बादशाह सम्मिलित है ना। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था और शाह आलम द्वितीय को पराजित कर दिया था। मुगल बादशाह पराजित हुआ था, अवध का नवाब भी पराजित हुआ था, मीर कासिम भी पराजित हुआ था और विजय घोषित कर दिया गया था किसको? हेक्टर मुनरो को। तो आपसे पूछेगा अंग्रेजों का निर्णायक युद्ध बताइए, तो बक्सर का युद्ध था। क्यों? क्योंकि इसमें सर मुगल बादशाह पराजित हुआ है ना। और इसी कारण ठीक अगले साल 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में एक संधि हुआ, संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। और इस संधि में तय किया गया, इलाहाबाद की संधि में तय किया गया कि अब मुगल टैक्स नहीं वसूला करेंगे, बल्कि टैक्स वसूलने का कार्य करेगा अंग्रेज। और कहां के लिए टैक्स वसूलेगा? अंग्रेज कहां से टैक्स वसूलेगा? याद रखना, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा और बंगाल वाले प्रांत से। यहां से मुगल टैक्स नहीं वसूलेगा, यहां से जो टैक्स वसूला करेगा वो अंग्रेज टैक्स वसूला करेगा। और 26 लाख रुपए का पेंशन दिया जाएगा मुगलों को पर सालाना, 26 लाख का पेंशन दिया जाएगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन बन गया यहां से क्या कि बताइए वो कौन सा मुगल बादशाह था जो पहला पेंशनकारी बना था? तो याद रखना, शाह आलम द्वितीय था जो पहला पेंशनकारी बना था। इसको 26 लाख रुपए का पेंशन मिला था। इसके बाद इसका एक बेटा होगा अकबर द्वितीय, वो शुरुआत से ही अंग्रेजों का पेंशनकारी पर निर्भर रहेगा। उसके बाद अकबर द्वितीय के बाद बनेगा बहादुर शाह जफर, है ना। तो दो शासक मुगल बादशाह ऐसा हुआ कि शुरुआत से ही पेंशन पर निर्भर था, है ना, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, 26 लाख का पेंशन दिया गया 1765 ईस्वी में। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट, आया समझ में इतना? चलिए अब आगे बात करते हैं। पेंशनकारी भी बना दिया गया, है ना। इलाहाबाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। चलिए अब डिस्कशन करते हैं आगे। जब बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल प्रांत में 1765 से लेकर 1772 तक, 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। याद रखना, बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया, द्वैध शासन, ड्यूल टैक्स। और इसी काल को भारत का लूट भी कहा जाता है। भारत का लूट का काल रहा। इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कि पूरे के पूरे यूरोपियन देश में यह फैल चुका था कि अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स गए हैं भारत, वो व्यापार करने नहीं गए हैं, बल्कि वहां से धन लूट कर लेकर आ रहे हैं, ब्रिटेन लेकर आ रहे हैं। और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। और जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया तो इस पर आरोप लगा दिया गया कुशासन करने का, है ना, चोरी करने का आरोप लगा दिया गया। और इसके बाद अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी चलाया करती थी,
लेकिन इसमें इतना भ्रष्टाचार हो चुका था द्वैध शासन में, इस कदर भ्रष्टाचार हो चुका था कि बंगाल का अगला गवर्नर को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भेजा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाथों में शासन चलाना शुरू कर दिया, है ना, और अपने हाथों में शासन चलाना शुरू कर दिया तो भेजा गया बंगाल का अगला गवर्नर जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग को, है ना। तो 1772 में आया वारेन हेस्टिंग, 1772 इसमें मैं बंगाल का गवर्नर बनकर आया, बंगाल का गवर्नर आया वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, है ना। और ईस्ट इंडिया का सारा कार्य अब कौन कर रहा है, वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1700 और आते के साथ 1772 इसमें वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो पूछेगा द्वैध शासन किसने लगाया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया, है ना। द्वैध शासन किसने समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब आया, अब जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आ रहा था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ, और लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी की स्थापना किया। कमेटी का नाम था गुप्त समिति। यहां तक पहले नोट कर लीजिएगा, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए लिखिए, ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद में एक्ट पारित किया गया। इस समय का पीएम था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ, और इसी ने एक समिति के गठन किया था, एक समिति बनाया था। समिति का नाम था गुप्त समिति, और इसी गुप्त समिति के तहत भारत में प्रथम एक्ट भेजा गया था। इसी गुप्त समिति के तहत भारत में प्रथम एक्ट भेजा गया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपसे पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति के तहत आया था, तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट आया था गुप्त समिति के तहत आया था। लिख लीजिएगा 1773 ईस्वी, रेगुलेटिंग एक्ट। और याद रखिएगा बच्चा, जब ये कंपनी के द्वारा एक्ट था, कंपनी एक्ट बना गए, फिर एक बार लिख देते हैं कंपनी शासन जो रहेगा, कंपनी शासन रहेगा। पहला एक्ट आया 1773 ईस्वी, याद करना बड़ी आसान है। पहला आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, और हर 20-20 साल पर एक एक्ट लाएगा। पहला रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, अब याद करना बहुत आसान है। अब उसको राजलेख अधिनियम आएगा, हर 20-20 साल पर एक अधिनियम आएगा, एक एक्ट आएगा जिसको चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। 20 साल जोड़िएगा, अगर आप 20 जोड़ते चल जाइए, याद करना आसान है, तो आएगा 1793 ईस्वी। तो 1793 ईस्वी में एक आएगा राजलेख अधिनियम या चार्टर एक्ट, इसी को कहते हैं। तो दूसरा आएगा, ये तब तक आएगा जब तक भारत गुलाम नहीं बन जाएगा, और भारत गुलाम बनेगा 1857 की क्रांति के बाद, है ना। जब तक 1857 की क्रांति होने जाएगा तब तक ये एक्ट आते रहेगा। फिर 20 साल जोड़िएगा इसको, फिर 20 ऐड कीजिए, 3, 9, 2, 11, 18, 1813 में फिर से एक आएगा राजलेख अधिनियम, है ना। फिर 20 जोड़िएगा तो आएगा 1833, फिर से आएगा एक राजलेख अधिनियम। फिर 20 जोड़िएगा, फिर कितना आएगा 1853, फिर से आएगा एक राजलेख अधिनियम। फिर 20 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1873 चला गया, यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1857 में सर क्रांति हो जाएगा, है ना। तो कितना अधिनियम आया कंपनी की तरफ से, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 5 अधिनियम आया था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आ रहा था। यहाँ पर महारानी की तरफ से कोई रोल नहीं था। अब रेगुलेटिंग एक्ट पहला अधिनियम आया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, जो अभी तक जहां पर महारानी की तरफ से भ्रष्टाचार फैल चुका था, महारानी की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार, इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक एक्ट आया था। कहां से आया था? ब्रिटिश संसद से आया था।
और इस एक्ट का महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किया गया था। पहला महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, जिसे अभी तक बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, उसे पद को बढ़ा दिया गया और अब वो कहलाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया किसको, वारन हेस्टिंग को, है ना। लिखिएगा इसमें महत्वपूर्ण कार्य, पहला कार्य था वारन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वारन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है, पहला महत्वपूर्ण काम किया गया, है ना। जिसे अब पूछेगा आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताए तो वारन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर का नाम बताए तो भी वारन हेस्टिंग होगा, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग आया था बंगाल का गवर्नर बनके, लेकिन गवर्नर जनरल कब बना दिया गया इसको, 73 में, है ना। अब ये मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कार्य करेगा क्योंकि इसका पद को बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्ष तक एकाधिकार, मोनोपोली करके शासन करेगा। शासन कहने का मतलब व्यापार करेगा यहाँ पर। तो 20 वर्ष तक इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त हो गया। पहला महत्वपूर्ण काम हुआ कि वारन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त हो गया। और क्या हुआ, चलिए आगे नोट करते हैं। इसी अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल में, है ना, 1774 ईस्वी में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दिया गया। तो याद रखिएगा, पहला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ किया गया था, 1774 ईस्वी में। याद रखिएगा 1774 ईस्वी में बंगाल में या कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था, है ना। लेकिन ये कलकत्ता से दिल्ली जाएगा 1935, भारत शासन अधिनियम आएगा 1935 में आएगा, उसमें ये दिल्ली चला जाएगा ये, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कर दिया गया था, बंगाल में कर दिया गया था, है ना। जो जजों की कुल संख्या था 1+3, मतलब कुल संख्या था 4। जैसे अभी 1+33 है ना, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये वर्तमान भारत की बात कर रहे हैं, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन शुरुआती में था 1+3, टोटल 4 जजों की संख्या हुआ करता था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 3 अन्य न्यायाधीश, पहला था लॉर्ड हाइड, दूसरा था लॉर्ड लेमस्टर, नेक्स्ट था लॉर्ड चैम्बर। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, इतना तक समझ में आया होगा। कुछ समय देते हैं इसको नोट करने के लिए, आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए लिख लिए होंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया था, है ना। पहला कार्य क्या किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त हुआ। बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, है ना, 1+3, है ना। अब चलिए बात आगे करते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट काम किया गया, बिना लाइसेंस के ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिबंध लगा दिया गया कि बिना लाइसेंस पर कंपनी नहीं चलाया जाएगा, है ना। तो बिना कोई लाइसेंस पर कंपनी नहीं चलेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी अधिकारी को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का किसी भी व्यक्ति को उपहार नहीं लिया जाएगा, उससे नहीं लेगा, उपहार लेगा। चलिए अब बात करते हैं, अब जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया
तो इन तीन लोगों ने इन पर आरोप लगा दिया, वारन हेस्टिंग पर। तीन लोगों ने आरोप लगाया था, है ना, कि एक गलत तरीका से प्रशासन को चला रहा है वारन हेस्टिंग। तीन लोगों का नाम था नंद कुमार। तीन लोगों ने वारन हेस्टिंग पर आरोप लगाया था, नंद कुमार, चैत सिंह और तीसरा था घसीटी बेगम। तीन लोगों के द्वारा इन पर आरोप लगाया गया था वारन हेस्टिंग गलत तरीकों से प्रशासन को चला रहा था। जब इन तीनों का शिकायत हुआ तो एलिजा एम्पे और वारन हेस्टिंग के बीच अच्छा मित्रता था और वारन हेस्टिंग ने ही कहकर इन तीनों को फांसी की सजा दिलवा दिया था। और जैसे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि वहां पर जो शासन कर रहा है, जिसको हम बनाकर भेजे हैं वारन हेस्टिंग को, वो गलत तरीका से शासन कर रहा है, फिर से इसमें भ्रष्टाचार आने लग गया, है ना। अपना पद का गलत उपयोग करने लग गया था वारन हेस्टिंग। और जैसे ही अपना पद का गलत उपयोग करने लग गया तो 1784 ईस्वी में एक भारत में एक एक्ट भेजा गया, पिट्स इंडिया अधिनियम, है ना। 1784 ईस्वी में एक्ट आया, पिट्स इंडिया अधिनियम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि पिट्स इंडिया अधिनियम क्यों आया था, तो याद रखना कि वारन हेस्टिंग अपना पद का गलत इस्तेमाल कर रहा था और इस इस्तेमाल को रोकने के लिए आया था पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इस अधिनियम में क्या हो गया, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया, जो आज भी है। कार्यपालिका अलग काम करेगा, न्यायपालिका कहीं भी ताल्लुकात नहीं होता कोर्ट से और कोर्ट और थाना से, है ना। जैसे कि आज भी देखते होगे ना कि बड़े बड़े मुजरिम को पकड़ कर लाता है थाने वाला और क्षण भर में वकील उसको छोड़ा कर लेकर चल जाता है ना। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया था 1784 ईस्वी में। और 1785 ईस्वी पर वारन हेस्टिंग पर महाभियोग लगा दिया गया। तो पूछेगा भारत का किस व्यक्ति पर महाभियोग लगाया गया, तो वारन हेस्टिंग पर 1785 ईस्वी में महाभियोग लगाया गया। याद रखिएगा 1785 ईस्वी वारन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया। ये महाभियोग बच्चा भारत में सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है। अनुच्छेद 61 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। जब आएगा अनुच्छेद 61, जब पढ़ने को मिलेगा तो उसमें हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत में महाभियोग लगाया गया था, किस पर लगाया गया था, वारन हेस्टिंग पर लगाया गया था। लेकिन आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया, तो किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग आज तक नहीं लगा है। लेकिन लगने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया बताया गया है। लेकिन वारन हेस्टिंग पर महाभियोग लगा, यही एकमात्र था, है ना, जिस पर महाभियोग लगा है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए, और पिट्स इंडिया कंपनी की तरफ से एक एक्ट आ रहा है, पिट्स इंडिया अधिनियम की तरफ से, है ना, कि 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को नियुक्त किया गया। क्यों नियुक्त किया गया था, है ना। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट में 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को नियुक्त कर दिया गया पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत। इसका कार्य क्या था कि गवर्नर जनरल के निर्णय को, इतना बड़ा पद इसको दे दिया गया था कि किसी भी गवर्नर जनरल के निर्णय को यह रद्द करने का अधिकार था। अगर इसको लगता है कि कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है उसका डिसीजन, ये रद्द करने का अधिकार था 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए और आगे बात करते हैं, सेकंड एक्ट की बात करते हैं। चलिए, एक और लिख लीजिएगा जो आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि बताइए न्यायालय का जनक किसे कहा जाता है ना। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का जनक किसे कहा गया भारत में, तो वारन हेस्टिंग को ही कहा जाता है।
लिख लीजिएगा साइड में कहीं, न्यायालय का जनक कहा जाता है वारेन हेस्टिंग को। चलिए अगला अधिनियम आता है 1793 राजलेख अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आ चुका होगा। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, है ना, किस समिति के तहत रेगुलेटिंग एक्ट आया था? गुप्त समिति के तहत रेगुलेटिंग एक्ट आया था। प्रधानमंत्री का नाम पूछता है, कौन सा प्रधानमंत्री था जिसमें भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था? तो लॉर्ड नॉर्थ आया था, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय का। चलिए अगला लिखिएगा 1793 चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट, या इसको राजलेख अधिनियम भी बोल सकते हैं। क्या हुआ इस अधिनियम के तहत? कोई खास काम हुआ नहीं था चार्टर एक्ट के तहत, 1793 का चार्टर एक्ट के तहत 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार और मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। तो लिख लीजिएगा 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि 20 वर्षों का एकाधिकार क्या हो गया? प्राप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और क्या हुआ? आईसीएस की परीक्षा की शुरुआत कर दिया गया, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आईसीएस की परीक्षा की शुरुआत कौन सा एक्ट के तहत किया गया था? तो 1793 चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। तो लिख लीजिएगा 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1793 ईस्वी आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत किया गया। और याद रखना इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया गया था लंदन में, है ना। भारत में बहुत बाद आएगा इसका लिखित परीक्षा के। चलिए, और इस समय का वायसराय अगर पूछता है कि बताइए कि इस समय का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, है ना। या आईसीएस का जनक पूछ ले आपसे, आईसीएस का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और याद रखना है एकमात्र बंगाल का गवर्नर जनरल है, एकमात्र जिसकी मृत्यु भारत में हुआ था, है ना। और पूछेगा कि कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? तो याद रखना कॉर्नवालिस का कब्र है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसका कब्र है। नीचे का दिखाई दे रहा है, देखो तो कब्र है ना, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसका कब्र है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 1813 चार्टर अधिनियम के, इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे 1813। चलिए, 1793 वाला भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरा अधिनियम, तीसरा एक्ट, है ना, 1813। चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या 3 महत्वपूर्ण काम किए गए? इस एक्ट के तहत 3 इंपॉर्टेंट वर्क किया गया, कार्य किया गया। पहला कार्य किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर से सुन लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दो चीजों को छोड़कर, पहला चाय का व्यापार, दूसरा चीन के साथ व्यापार। चीन के साथ व्यापार,
है ना। तो दो चीज़ों का एकाधिकार को समाप्त कर, दो चीज़ों के साथ इसके पास एकाधिकार था, चाय का व्यापार का एकाधिकार था, चीन के साथ एकाधिकार था, लेकिन ईस्ट इंडिया बाकी सभी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चलिए, यह पहला महत्वपूर्ण कार्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखना मार्कर होगा। ये तो हो गया कि पहला महत्वपूर्ण काम यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, दो चीज़ों को छोड़कर, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। चलिए नेक्स्ट में क्या था, इधर लिख लेते हैं। भारत में ईसाई मशीनरियों का आगमन हुआ। नेक्स्ट कार्य था इसका कि भारत में, सेकंड कार्य था भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। तीसरा कार्य हुआ भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। और नेक्स्ट कार्य हुआ कि भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। तो इसका 3 महत्वपूर्ण काम हुआ। पहला काम क्या हुआ, 1813 चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को, मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन, चाय चीनी, याद रखिएगा कि चाय के साथ व्यापार था और चीन के साथ व्यापार था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी भारत में आएगा तो चाय का व्यापार करेगा, एकाधिकार था इसको। चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से के अलावा कोई नहीं कर सकता, और चीन के साथ व्यापार था। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। और तीसरा, भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपये का खर्च किया जाएगा। चलिए, 1813 चार्टर एक्ट हो गया। अब बात करते हैं, 20 साल फिर से जोड़ेंगे तो 1833 लिखेगा, 1833। चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इस एक्ट के तहत अब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से कहने का मतलब, पहले चाय और चीन के साथ था, अब चाय चीन के सभी के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा, पहला इसका महत्वपूर्ण काम हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। पहला एक्ट 1773 में आया, कंपनी का, है ना, 20 साल के लिए एक अधिकार मिला। दूसरा में भी 20 साल के लिए एक अधिकार मिला, दूसरा का मतलब 20 साल ऐड कर दीजिए, है ना। तो दूसरा में मिला। तीसरा 1813 में जो आया 20 साल ऐड करने के बाद, है ना, तो सिर्फ एकाधिकार समाप्त किया, लेकिन चाय और चीन के साथ छोड़कर, है ना। लेकिन तीसरा, जब जैसी ये चौथा में जैसी पहुंचेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा, पूछेगा किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया, चौथा एक्ट मतलब चार्टर है 1833। 20 जोड़ते चलिएगा तो 1833 वाला। चलिए, और क्या किया गया, जिसको अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल एक पद बनाया गया, और ये गवर्नर जनरल पूरे भारत में कानून बनाएगा, ऐसा कर दिया गया। तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, बच्चा याद रखिएगा, लॉर्ड, ये प्रथम है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना।
तो पूछेगा आप भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो प्रथम होगा वही अंतिम होगा, याद रखिएगा। जैसे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग, सॉरी बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो भी वारेन हेस्टिंग, है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और क्या हुआ, और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया, याद रखिएगा, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। कब किया गया? 1835 में। 1835 में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। चलिए, तो ये भी चार्टर एक्ट, और यही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जिन्होंने सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया क्या था, है ना। कि पूछेगा सती प्रथा पर किसने बैन लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को पर बैन लगा दिया था, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। राजा राम मोहन राय का प्रयास था उनमें सिर्फ, है ना। तो इतना नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अंतिम चार्टर एक्ट की। चलिए, अब बात करते हैं अंतिम चार्टर एक्ट की। आज आप लोग का समाप्त हो गया चार्टर एक्ट। लिखेगा 1853, 20 जोड़िएगा तो 1853 आएगा चार्टर एक्ट, है ना। अच्छा, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था आपसे पूछेगा, लॉर्ड डलहौजी, याद रखना है। गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं चला था, क्योंकि पता ही है कि 1857, 4 साल के ही बाद क्रांति होगा। 1857 ईस्वी में एक क्रांति हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी था इस समय गवर्नर जनरल। क्या हुआ था, आईसीएस की लिखित परीक्षा करवाया गया प्रथम बार 1853 ईस्वी में। आईसीएस का लिखित परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस का लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया गया लंदन में। लंदन में ही क्यों, भारत में क्यों नहीं, क्वेश्चन ये उठता है। लंदन में इसलिए करवाया गया कि कोई भी अंग्रेज अधिकारी नहीं चाहता था कि कोई भारतीय अधिकारी आईसीएस अधिकारी बन जाए, कोई भारतीय व्यक्ति आईसीएस अधिकारी बन जाए, इसलिए परीक्षा का आयोजन करवाया गया लंदन में। हालांकि आईसीएस की परीक्षा का पहली बार परीक्षा करवाया गया 1923 ईस्वी में, भारत में करवाया गया। भारत में भी कहाँ, दिल्ली में करवाया गया, है ना। तो लिख लीजिएगा, आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस की लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया गया लंदन में। 1853 में आईसीएस की लिखित परीक्षा का आयोजन कहाँ करवाया गया, लंदन में। यह कब से कब तक रहा था, 1922 तक। 1922 तक आईसीएस की लिखित परीक्षा जो चल रहा था, 1853 से लेकर 1922 तक आईसीएस की लिखित परीक्षा करवाया गया था लंदन में। पहली बार करवाया गया 1923 ईस्वी में, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, ऊपर हम मिटा दे, इधर लिख देते हैं। 1923 ईस्वी प्रथम बार आईसीएस की परीक्षा दिल्ली में करवाया गया, दिल्ली में करवाया गया। और याद रखिएगा, आईसीएस पास करने वाला व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूछेगा वो कौन सा भारतीय व्यक्ति है जो आईसीएस परीक्षा पास किए थे, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। पास हुए थे, अधिकारी नहीं बने थे। अधिकारी बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना। तो आईसीएस परीक्षा पास होने वाले प्रथम भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
और प्रथम ICS भारतीय अधिकारी लिख लीजिएगा, प्रथम भारतीय ICS अधिकारी थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए, तो आज आप लोग के क्लास में चार्टर एक्ट समाप्त हो गया है ना। कल हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, है ना। तो कल का क्लास जरूर देखिएगा, है ना। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो बच्चों को बताइएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो पूछने के लिए, कोई भी सवाल आपको लगता है कि सर से ये सवाल करें, तो आप कमेंट में जाकर मैसेज कर सकते हैं, है ना, कि ये सवाल पूछना है। तो सबसे पहले हम उसी बच्चा का नाम लेंगे और उसी बच्चा के बारे में उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप लोग को।